आप वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, शिरकत कर रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जो पहली बार शो में आ रहे हैं या पहली बार इस शो का हिस्सा बन रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो नियमित रूप से लगातार शो में आते हैं और जो इधर से गुजरते हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भुट्टा खाते रहिए, चाय पीते रहिए और शो का आनंद लेते रहिए। लेकिन ज़िंदगी कुछ मैं चाहता भी हूँ, यही ऐसा ही चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, इत्मीनान हो। हाँ, बस ये मसाला ये जो न खाते हैं, ये ना खाया, ये गलत है। भुट्टा खाइए, आराम से खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मत करिए। बहरहाल, आपकी ज़िंदगी में सुकून हो। ये भारत, ये देश जिसमें हम सब रहते हैं, उसके चिंतन में हम कैसे जुड़ें, उसके चिंतन का अंश और उसका हिस्सा कैसे बने, क्योंकि लगातार सोचने समझने वाले समाज का हम हिस्सा हैं। भारत बंद हो या बंगाल में आंदोलन हो, सड़क पर लोग हो, डॉक्टर्स की चिंता हो, चाहे महाराष्ट्र का किस्सा हो, हम टुकड़ों में नहीं बांट रहे हैं चीजें, हम इसी समाज, इसी देश का हिस्सा हैं। तो निश्चित तौर से जब अगर हम शाम को रोज इकट्ठा होते हैं तो बातचीत का हिस्सा जरूर बनना चाहिए और बातचीत के हिस्से में वो सारे संदर्भ आने चाहिए। यकीनन रिजर्वेशन एक मुद्दा है। मैंने कल भी किसी भाई ने बोला था, मैंने कहा था जरूर मैं उस पर बातचीत करूंगा और मैंने अक्सर इस पर बातचीत करी है। ऐसा नहीं है कि इस पर बातचीत नहीं हुई है, बातचीत हुई है। आज भारत बंद का कुछ संगठनों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने घोषणा की, वो एक मुद्दा है, वो एक हिस्सा है। रिजर्वेशन, विद इन द रिजर्वेशन की बात SC ST को लेकर। लेकिन आज हम जिस जगह पे, जहां पे मौजूद हैं, ऑफ कोर्स बंगाल की जो बात है वो सभी के, हमारे सभी लोगों के मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में लगातार बनी हुई है और उस पर हम चिंतन भी और बातचीत भी कर रहे हैं। लगातार 5-6 दिन से हम उसी पर बने हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। आज का जो मेहमान है मैं उनसे तारुफ भी कराऊंगा और जो हिस्सा है जो बीजेपी के लिए कहा गया या जो पहले बात बोली गई, क्यों बोली गई, कैसे बोली गई, लोग पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं कि ये बात किस मनोदशा से बोली जा रही है, ये क्यों कहा गया। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मिसाल के तौर पर जब बातचीत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के अभी प्रवक्ता आए नहीं है तो मैं संदर्भ पूरी तरह से जोड़ नहीं पा रहा हूं। किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर सांप कहा जाए और उससे कहा जाए ये विष है, तो क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, यहां तक बात क्यों पहुंची, किस लिए पहुंची, ये संदर्भ बनता है, ये संदर्भ जुड़ता है। लेकिन वो तमाम सारे लोग जो आज आए हैं शो में, अपनी बात कहना चाहते हैं किसी मुख्तलिफ इशू पे। जरूरी नहीं जो मैंने बोला उसी पे बोले। आपका मन है बंगाल पे बोलने को तो बंगाल पे बोले, महाराष्ट्र पे बोलना चाहते हैं, राजस्थान पे बोलना चाहते हैं, या जिस विषय पे आप बोलना चाहते हैं वो आपकी बात सर माथे मेरे। जी, कहां से आना हुआ साहब आपका? यूपी में कहां से? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से। बोले तो एकदम बॉर्डर के पास से आ गए आप। क्या नाम है साहब? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक जी, क्या काम करते हैं? टी शर्ट की कटिंग। टी शर्ट की कटिंग करते हैं। बहुत डिफिकल्ट चीज है कटिंग, तो वैसे भी मास्टर आदमी हैं आप। हाँ जी, डिजाइनर हैं ये। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में ही काम करते हैं? जी, दिल्ली गांधीनगर। आर्यनगर, तो मुझे लगा शायद जालंधर में होंगे या नहीं, गांधीनगर में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत है जनाब। आप कहां से आना हुआ आपका? मैं आ रहा हूं। देखिए भाई, सारी ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है, जो रोज आते हैं उन्हीं वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, जो रोज आते हैं वहीं से प्रॉब्लम। और ये तरीका नहीं, कोई हो चुपचाप खड़े रहेंगे, जब मैं आऊंगा तब आऊंगा, नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। जी, कहां से? नमस्ते बाबू जी। मैं रोहिणी सेक्टर 15 से आया हूँ। आप जब अपनी बात कहने के लिए हल्ला मचाते हैं, सुनिए मेरी बात, आप बात अपनी कहने के लिए हल्ला मचाते हैं, उपद्रव करते हैं, तो वो जो तमाम सारे छोटे बच्चे भी आते हैं ना, वो भी देखते हैं, अच्छा राम सेवक जी ने हल्ला मचाया था तो भैया जी वहां चले गए थे, मेरा वक्त आने दो, इतना हल्ला मचाऊंगा भैया जी ही नहीं रहेंगे। तो राम सेवक जी, थोड़ा सा सब्र के साथ, धैर्य के साथ, हमें उदाहरण भी तो रखना है ना। अरे भैया जी तो रहेंगे, भैया जी तो कहां, भैया जी तो रहेंगे, भैया जी कहां जाएंगे। जी बाबू जी, कहां से आना हुआ? रोहिणी सेक्टर 15 से। रोहिणी सेक्टर 15 से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देश तरक्की करे, शांति बने रहे और किसी के साथ पक्षपात ना हो किसी भी विषय पे। सब हम नागरिक हैं और देश तरक्की करे, और ये राजनीति में नहीं बटनी चाहिए। कोई भी इशू होना चाहिए, चाहे किसी पे अत्याचार हो रहा है वो गलत है। जो भी अत्याचार हो रहा, कहीं भी अत्याचार, बहुत अच्छे नबी तुली बात है। आम आदमी ऐसे ही सोचता है, जो आम शहरी, आम नागरिक है, वो यही सोचता है, ऐसे ही सोचता है। किसी के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। दिखता भी तो होगा कभी कभी गलत होता है या
समझ में आता है या नजर आता है? हाँ जी, होता है फेवरिज्म, कभी होता है कि वो उस साइड वो उस साइड, वो साइडों में बढ़ जाता है, वो मेन इशू खत्म हो जाता है। मेन इशू खत्म हो जाता है। साइड में जब बढ़ जाते हैं लोग तो बहुत दुख होता है, ये नहीं होना चाहिए। जी शर्मा जी, अरे शर्मा जी देखिए, एक चीज बता दे शर्मा जी, मैं थोड़ा झूठ भी बोलता हूं। अगर आप खड़े होना नहीं जानते, आप खड़े नहीं होना जानते तो मैं माफी है, ये शो आपके लिए नहीं बना है। पानी पीना, पहले पानी पीजिए, सब्र के साथ खड़े रहिए। पानी पिलाओ भैया इनको। अब तुम पिला दो ना खड़े होके। तो ऐसा कौन सी बात है, ज्यादा थक गए क्या आज, ज्यादा ऑटो चला लिया? गाड़ी बनवा रहे थे तो गाड़ी का खड़ा टूट गई, खराब हो गई, क्या हो गया? वही पानी में चलाया हो गया, तो वही पानी में घुसेड़ दिया हो गया। हाँ, तो अगर ऑटो नहीं चलाते तो क्या, मैं ऑटो वालों को तो चलाते हैं। खड़े रहो। आया शर्मा जी, एक चीज मैं झूठ नहीं बोलता, ऐसा नहीं है मैं झूठ बोलता हूं, रोज मत आया करिए, है ना, वो आदत पड़ जाएगी। हाँ? कल बुलाया था मेरे को इसलिए मैं अरे वही, तभी तो मैंने कहा आखिर में मैंने कहा था शर्मा जी कल आइएगा। यही मैं कह और शर्मा जी से मतलब ये है कि कोई भी शर्मा, मतलब ये नहीं कि आप ही आइएगा, लेकिन आप आ गए हैं तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ कहना चाहते हैं? सर टॉपिक क्या है यार? टॉपिक का बस चिंता ना करिए, आप घर पे उठते हैं, सुबह उठते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं, बाहर निकलते हैं, पान खाते हैं नहीं खाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, चाय पीते हैं, घर आते हैं, ऑफिस जाते हैं, बाहर आते हैं, समस्याएं, इंसान, मुद्दे रोज टकराते हैं। अब मेरे मुद्दे में क्यों फंस रहे हैं, क्यों, मेरे पास क्या मुद्दा है? मैं तो अपना मुद्दा बता ही दूंगा, कागज में लिखा हुआ है, इससे क्या लेना देना आपको? मैं तो आपकी समस्या पूछ रहा हूं, जो हो आप बताओ। आ रहा बहन, खड़े रहो। सर समस्या तो कुछ नहीं, बस कल आपसे जो डिस्कशन यहाँ पे सब अच्छा चल रहा है? हाँ सारी चीजें तो ऐसे लोग भी हमें अच्छे लगते हैं जो कहें कि मुझे कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया। सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं। बस अभी भी अगेन जो कल एक टॉपिक हम लोगों के यहाँ चल रहा था, उसी के ऊपर जो बंगाल। अब नहीं, बंगाल का टॉपिक था, मींस जो भी गलत काम हुआ था गर्ल के साथ में। तो आज देखा आपने कि करीब 32 साल के बाद अजमेर के अंदर जाकर के जुडिशरी ने जो डिसीजन लिया वो रेप के ऊपर 32 साल के बाद लिया। मींस क्या ये सिस्टम है? 32 साल अगर किसी चीज के ऊपर लगेंगे तो फैसला देने में लगेंगे। नहीं, फैसला देने में अगर 32 साल लगेंगे तो क्या हम न्याय की कभी उम्मीद कर सकते हैं इन फ्यूचर? नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। और वहां एक लड़की का, 200 एक लड़की नहीं थी, मोर देन 200 गर्ल्स अजमेर का जिसका जिक्र कर रहे थे। जी जी जी, करीब 200 जी, लड़कियों के 200 लड़कियां। जी हाँ, उसका बहुत बड़ा स्कैंडल था। 200 लड़कियां थी। और अगर 32 साल लगे फैसला आने में तो न्याय नहीं लगता। फिर माफ करिएगा, बहुत 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 साफ गोई के साथ कर, फिर न्याय नहीं लगता। नहीं लगता है सर। और जब हम बात कर रहे हो संदर्भों की, उसी संदर्भ की कि महिला सशक्तिकरण की, और उसमें अजमेर जैसे कांड जब होते हैं और उसके फैसले आने में इतना समय लगता है, तब लगता है कि भाई कहां हम हैं। आज मॉर्निंग में जब न्यूज़पेपर देखा और ये न्यूज़ पढ़ी तो सचमुच में बहुत दुख हुआ। 200 लड़कियां, महिलाएं उसमें शरीक थी स्कूल की। जी सर। और जब वो फैसला आया, मैंने भी देखा उसको, जी सर, जी सर। और मैंने भी वही चीज देखी जो आप ले गए। 32 बरस के बाद वो फैसला आया। क्या वो फैसला स्वागत है जब भी आया, लेकिन वो सर द जस्टिस डिलेड। मैं भी शायद उनमें से कोई जिंदा हो ना हो, सब लोग, कई लोग हैं उसमें, कई लोग हैं, 6 लोगों का तो उसमें से जो दिखाया, उसमें जो फोटोज दिखा, लेकिन मुझे तो ये लगा कि जिसकी जिंदगियां बर्बाद हुई, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो उनके साथ न्याय नहीं होगा कि अगर 32 साल में आप फैसला दे रहे। जी जी, मैं आया। बेटा कहाँ से आना हुआ? मैं अयोध्या से हूँ, पर मेरे अरे तुम वही तो हो? अरे कितने दिनों बाद आई? बहुत दिन के बाद आई हूँ मैं। हाँ, हाँ, मेरा भी उम्र हो रही धीरे धीरे, तो पहचान नहीं पाते। तो कहते हो बहुत दिन के बाद आया करो, डेली डेली ना आया करो। अच्छा, डेली डेली ना आया करो, इसलिए कहते हैं काम धंधे का काम आम भी होता है ना, इसलिए रोज नहीं बुलाते कि रोज यहीं आ जाओ, है ना। टाइम ही नहीं है क्योंकि जॉब करते हैं ना, तो डेली थोड़ी नहीं आ सकते। हाँ, तो और कोई अब समस्या है? बहुत ज्यादा समस्या है। जो ये भदरसा का कांड हुआ है वो मेरे गांव का ही जो अयोध्या वाला कांड हुआ। हाँ, वो मेरे मार्केट का ही हुआ। ऐसे ही मोहित खान हमारे गांव में बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और वहाँ पर ना नहर है, एक क्रॉसिंग है जो ट्रेन जाती है। हाँ। वहाँ पर ना तो कुछ भी सड़क बना है ना कुछ भी बना है। और बीजेपी और कांग्रेस कुछ भी हो, वोट मांगने चले जाएंगे, लेकिन वो सड़क नहीं दिखाई देती है। सरकारी कौन सा गांव है तुम्हारा? नएपुरा, भदरसा के बगल सटा हुआ नैपुरा। हाँ, नएपुरा गांव है।
और सरकारी स्कूल है, बच्चे डेली स्कूल आते जाते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई डेली ट्रेन पे आता जाता है, कटता रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बीनू है। बीनू। बीनू बहुत अरसे के बाद आई हैं, कांग्रेस भी आ गई है। मैं आया बेटा आया। बीनू बहुत अरसे के बाद आई हैं और अक्सर ये बात मुझे इनकी याद ऐसे आई कि इन्होंने कहा था कि ये जो सिम कार्ड है जिससे हम बात करते हैं वो टैरिफ जो है उसका कम करवा दिए। मैंने कहा क्यों? ये बात हो गई 1.5-2 साल पहले। मैंने कहा क्यों? बोले बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो पैसा कम करवा दीजिए। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी बात है, वो बात सुनी मैंने। लेकिन इन्होंने जिस गांव का नाम लिया भदरसा, जहां अयोध्या का भदरसा, जहां पे वो कांड हुआ अयोध्या वाला, उसके बगल का गांव है नैपुरा। नैपुरा में सड़क की बात करते और आप अपने गांव के प्रधान, वहां के प्रतिनिधि से ज्यादा सशक्त नजर आती हैं। जब भी आती हैं अपने लिए कुछ नहीं कहती, ना अपनी कोई समस्या बोलती हैं। मुझे तो लगता है आप ही को प्रधान चुना जाना चाहिए गांव का। और बिल्कुल हाँ जी, मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप ना मुझे रख लो, सरकार तुम्हारा, दिमाग मेरा। हल्के में ना ले लेना इनको। जिसने इनको हल्के में लिया वही गया। मैंने अपने शो में इनको हमेशा ऊपर बोले मुख्यमंत्री जी आप हमको ले लो, काम मैं करूंगी। दिमाग किसका? दिमाग तुम्हारा, दिमाग उनका, काम मेरा। हाँ अच्छा, दिमाग तुम्हारा। बहुत बहुत स्वागत। हाँ बेटा खुश रहो। मैं आ रहा हूं, एक साथ ज्यादा नहीं बोला जाता है। अनुज अत्रे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑटो वाले नवल वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इनकी गाड़ी खराब है तभी चेहरा उतरा है, 2 दिन से तो गाड़ी चलाई नहीं होगी। चलो जल्दी बनवाओ गाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। और पंकज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक बयान दिया। मैं मुद्दे को शुरुआत कर रहा हूं, बाकी आपके ऊपर जहां पे बातचीत करना चाहें। किसी का प्रोग्राम, किसी का दिमाग, किसी की बातचीत। अगर मैं कहूं ये सांप है तो इसे मत छूना, आप सोचेंगे कि पकड़ के देखते हैं सांप को। अगर आपने सांप को पकड़ा तो विष आपके अंदर चला जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि ये विष है, ये जहर है, तो आप सोचेंगे जरा चाट कर देख लेते हैं। उसी तरह बीजेपी विष है, पॉइजन जैसी। बीजेपी को चाट कर देखने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को निकाल कर फेंकने की जरूरत है। ये बयान खड़गे जी का। मैं इस पर कुछ नहीं टीका टिप्पणी करता, ना मैं कुछ बोलना चाहता। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि वाई अत्रे जी, बड़े अरसे से जानता हूं, सांप और विष क्यों आखिर कहा बीजेपी को? देखिए, सांप और विष से हर आदमी बच के चलता है, क्योंकि पता है कि सांप जब डसेगा तो वो कहीं ना कहीं आदमी बचेगा नहीं। जहर है उसका, जहरीला है। जहरीला तो बीजेपी जहरीली है। जो समाज में विष फैलाए, जो समाज में नफरत घोलने का काम करे, आप उसको क्या कहेंगे? आज इस देश की हालात इन 10 वर्षों में आप बता दीजिए, प्रतीक जी अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, जो हालात, जो देश का माहौल, जो हमारा भाईचारा बीते 10-15 वर्षों पहले था, क्या आज वो है देश में माहौल? आज क्या वजह हो रही है कि देश का भाईचारा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, नफरत भरा माहौल पैदा किया जा रहा है? ये इसके पीछे कौन ऐसी ताकत आ गई है? कौन ऐसे विषैले लोग आ गए हैं कि जो भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं? कौन ऐसे लोग आ रहे हैं जो संविधान को जो है खतरे में डाल रहे हैं? अभी एक ताजा उदाहरण देखने को मिला है जिसमें इनको बैकफुट पे आना पड़ा। बीजेपी कहती है इधर 10 सालों में तो कोई दंगे नहीं हुए, 15 सालों में तो कोई दंगे नहीं हुए इधर। दंगे जो खुद दंगाई हैं, जो अब मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर क्या। सत श्री अकाल जी, किधर से आना हुआ जी? दिल्ली से। मैं आया आपके पास बातचीत कर। जी बोले जल्दी। मैं बोलूंगा, कांग्रेस पार्टी ने भी जो विष की बात की, तो आपने तो इस देश में ऐसा जहर बोया है कि हिंदुस्तान की जनता आज तक काट रही है। उदयपुर ले लो, जो है जित हिंदुस्तान में जहां जहां भी है वो सब हो रहा है। इसका मेन मूल में अगर कोई उसका मेन जड़ है तो वो है कांग्रेस पार्टी है। ये देश, इस देश को जिस तरह आप बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं 21
लाख लोग इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे मारे गए हैं। कौन था? आप थे, आपके नेता थे। क्यों भैया, आपने किस लिए इस देश को बांटा? क्या इसी दिन के लिए? जो समस्या कल खड़ी थी वही समस्या आज है। इसका कारण कांग्रेस पार्टी है और कोई नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, इस देश की जड़ में आपने ऐसे जो है जहर बोया है कि हिंदुस्तान की जनता, चाहे उदयपुर हो, चाहे जो अयोध्या हो, हम काट रहे हैं। मेरा, आप अगर मुझसे पूछेंगे, आप मेरे मन की बात पूछेंगे, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि दिल पे हाथ रख के बताइए क्या सच है। आ रहा, रुको, क्या आपके मन में है? तो मैं दिल पे हाथ रख के यकीनन ये बात कहना चाहता हूं, इस डिबेट में और इस डिबेट के मुद्दे पे मेरा बिल्कुल मन नहीं है बात करने का। मैं तुम्हारे गांव की बात करने का बड़ा मन है कि वहां रोड नहीं है, पानी कैसे पहुंचे, तालाब कैसे पहुंचे, मेरा मन वहां ज्यादा है और मेरा मन भी वहीं लगता है ज्यादा। मैं आ रहा, लेकिन डिबेट का हिस्सा देखो भाई, अगर तुमने नशा किया है तो बराए माफी, बहुत माफी, लेकिन अगर तुम आराम से खड़े हो सकते हो तो खड़े रहना। मैं आपके पास भी आऊंगा, इनके पास भी आऊंगा। जी बीजेपी, हमारे एक मिनट जी, जवाब साहब जी। जी, भारतीय जनता पार्टी को है 3 बीमारी: झूठ, नफरत और बेईमानी। जिस तरीके से आरक्षण के ऊपर और संविधान के ऊपर दाएं से, बाएं से, पीछे से, आगे से लगातार हमले हो रहे हैं, उसकी नजीर इस तरीके से है। उदाहरण दीजिए। उदाहरण के तौर पे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला उत्तर प्रदेश में 18,000 लेके क्यों आए? क्यों लेकर के आ रहे हैं बार बार? अगर लेटरल एंट्री लगातार करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? खत्म हुआ? डर है, विपक्ष का डर है। जी 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 जी, नहीं, मैं हाँ जी, मैं लेटरल एंट्री के मांझे जो ये बता रहे हैं, सोनिया जी एनएसए की अध्यक्ष कैसे बनी थी? कौन सा था ये? आप मोदी मतलब कुकरते करेंगे, आप भुगतेंगे मोदी जी, कौन सा मुद्दा? एक मिनट, खड़गे जी जो जहर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जिस परिवार की वो गुलामी कर रहे हैं, मैं गुलामी से नहीं, इन्होंने पूछा कि आप लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं। आप ही के नेता वीरप्पा मोइली साहब ने 2005 में बताया, उसी के बाद भर्तियां, और एक नहीं है, यूनिक आईडी से लेकर मैं नाम लेना चाहूं तो खुद प्रधानमंत्री भी आपके, हमारे आपके नहीं, हमारे। जी प्रतीक भाई, मैंने इस सवाल को क्यों उठाया? संविधान खत्म करने की बात किसने करी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कौन करी। सी? मैं यही जानना चाहता हूं, कौन सी संविधान? इनके विधायक, इनके मंत्री, और सुन लीजिए, आरक्षण खत्म करने की और उसके ऊपर चर्चा करने की बात किसने करी? आरएसएस के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। यहाँ आकर के छगम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। झूठ, बेईमानी और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो है आम हो चुका है। मैं आप बोलना चाह रहे थे, आराम से बोलिए। जी 1975 में संविधान की हत्या किसने की पूरा देश जानता है, आपातकाल लगा के, और ये दूसरे को कहते हैं संविधान की हत्या। संविधान, आराम से सारे लोग, आराम से सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप कहते रहिए संविधान खतरे में है। मैंने आपसे नजीर मांगी, हमने आपसे उदाहरण मांगे। अत्रे साहब, मैंने आपसे उदाहरण मांगे, आप उदाहरण दीजिए। कहां पे संविधान खतरे पे है? कहां संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है? कौन सी ऐसी नजीर है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत हुआ है, और उस पर नजर? हाँ जी, मैं आ गया बंगाल का तो मुझे मालूम है। कहां पे कौन सी ऐसी चीज है जिसपे आपको यह संदेह बनता है? मैं आपसे उदाहरण के साथ मांगूंगा। मैं आ रहा हूं, बीजेपी फर्स्ट टाइम। जी प्रतीक जी, सबसे पहली बात, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 10 सालों में भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। इससे बड़ा अच्छा भाईचारा का उदाहरण क्या होगा कि हमें सांप 20 जहर कह रहे हैं और मुस्कुरा के हम इन्हें सुन रहे हैं, और इससे अच्छा क्या दिखेगा दृश्य? इन्हें दिख नहीं सकता क्योंकि राजनीतिक मोतियाबिंद है। दूसरी बात, हमें जहरीला कह रहे हैं, हमें सांप कह रहे हैं, स्वीकार्य है, महादेव के भक्त हैं हम। हमने आपके द्वारा फैलाए हुए जहर को पीकर देश को अमृत देने का काम किया है। आपने जो जहर फैलाया था उसे विकास स्वरूप अमृत दिया, शौचालय अमृत दिया, योजनाएं दी, आयुष्मान अमृत दिया, घर में अपने बच्चों को सेव करने के लिए वातावरण दिया। लेकिन जहर किसने फैलाया, किसने हमेशा तुष्टीकरण की, किसने हमेशा लड़ाया, वो देश को भी ज्ञात है। और एक बात कहता हूं, महादेव के सर गले पे नाग होता है और नाग देवता को हम पूजते हैं, और नाग को भी पता है किसको डसना है और किसको नहीं डसना है। और एक बात,
और एक बात, आराम से, आराम जी। जो भ्रष्टाचार का जहर आप लोग बिरो रहे हैं ना, उसको भी साफ हम ही करेंगे, उसे पीकर भी नष्ट हम ही करेंगे। टेंशन मत लेना, सबको साफ करने की कुव्वत रखें। ठीक ठीक ठीक, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम। वो कहाँ चले गए भैया? वो कहाँ गए? जल्दी में थे? अरे भाई, हम ही से सब गुस्सा है, हम ही से सब गुस्सा है। और बाजी कहाँ से आना हुआ? कहाँ से आना हुआ? पंजाबी बाग से। सब बढ़िया? सत श्री अकाल जी। मैं आया, मैं खड़े रहिए जी। आम आदमी पार्टी किसका? हाँ, देंगे 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 जी। अरे हुजूर आ गए आप। पहले तो मैं चाहूंगी कि कोई भी डिस्टर्ब ना करे, या चाहे बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा जब बोलेंगे तो। अपना वक्तव्य खत्म ना कर लूं तब तक बीच में ना आए कोई भी। अपनी सभ्यता बनाए रखें सारी। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, पूरा सुनिएगा मुझे। मैं सुनता हूं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, मेरे प्रोग्राम का ताना बना ऐसा है कि बीच में जब हटना होगा मैं हट जाऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा फिर आपके पास जी। उसमें क्या होता है ना, बात अपनी इंसान पूरी नहीं कर पाता है, तो इसीलिए मेरे प्रोग्राम को ट्रेनिंग सेंटर भी कहते हैं। उसमें निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, और जब निष्कर्ष न निकले तो ऐसी बातचीत का कोई फायदा नहीं। और मैं ऐसा कहता हूँ, ये मेरा प्रोग्राम भी है और इसके साथ ट्रेनिंग सेंटर भी। यहाँ से निकल के बड़े बड़े लोग जाके खिड़की वाली वो डिबेट करते हैं। तो लिहाजा अपने नहीं बोलने में दिक्कत होती है, विचार प्रवाह में रुकावट आती है, वो ठीक नहीं होता जी। मैं मानता हूँ जी। ये आम आदमी पार्टी, देखिए, बीजेपी ने हमेशा तोड़ने की राजनीति करी है, चाहे वो धर्म के नाम पे तोड़ने की हो, तो जाति के नाम पे, चाहे ऑपरेशन लोटस। मैंने क्या तुम्हें क्या देवता है? अरे तुम्हें क्या चढ़ जाता है यार? अरे रुको यार, बैठो। बीजेपी तोड़ने का काम करती है। अरे तो आप बीच में मत बोलिए। तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है यार। देखिए, कहने के बावजूद फर्क नहीं पड़ता है, रुकिए, एक मिनट बोलने दीजिए। क्योंकि ये चाहते हैं, एक्चुअली ये बीच में डिस्टर्ब ही इसलिए करते हैं कि कोई बात जनता तक तरीके से पहुंच ना पाए। अगर वो बीच में कट गई तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इनका काम ही यही है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को डिफेंड करने के लिए किसी का भी ध्यान हटाना। तो मैं ये बात मान सकता हूँ। ठीक है। हाँ। तो अभी मैं जो बात कह रही थी कि देखिए, इन्होंने ऑपरेशन लोटस करके देश में जितनी भी चुनी हुई सरकारें उनको तोड़ने का काम किया है, और विधायकों को खरीद फरोख्त करके, चाहे उनको लालच देके, चाहे ईडी सीबीआई का डर बैठाकर उन्होंने सरकारें गिराई हैं, यहाँ तक कि पार्टियां तोड़ी हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो बताइए और ये क्या है? अभी आप पूछ रहे थे लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई। अगर आप चुनी हुई सरकारों के अधिकार छीनते तो ये लोकतंत्र की हत्या कैसे नहीं हुई? आप सोचिए, दिल्ली में चुनी हुई सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि चुनी हुई सरकार को सरकार चलानी चाहिए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी नहीं माने और अपना एक काला अध्यादेश लाके इन्होंने चुनी सरकार की सारी पावर छीन ली और एलजी के हाथ में दे दी सारी पावर। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? मैं यहाँ पर खुलेआम कह रही हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं, ये संविधान को नहीं मानते हैं और ये तोड़-फोड़ की राजनीति करते हैं, तानाशाही से और गुंडागर्दी से सरकार चलाना चाहते हैं। ये देखिए, जहाँ-जहाँ इन राज्यों में इनकी सरकारें नहीं है, उनकी सरकारों को अपनी राज्यपालों से तंग करके काम नहीं करने देते हैं, सारी सरकारों को तंग करते हैं। और मैं आपको बात बताऊं, अभी आप कह रहे थे कि डिबेट होनी चाहिए, वाकई में मुद्दों पर डिबेट होनी चाहिए, महंगाई पे डिबेट होनी चाहिए, जहां आज जनता महंगाई से त्रस्त है, जहां जो गरीब इंसान मरता गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। आज डिबेट होनी चाहिए बेरोजगारी पर, जहां हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, और जो बेचारा पढ़ लिख कर अगर थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी जमा पूंजी करके माँ बाप उससे पैसा लगा रहे हैं, वहां पर सारे एग्जाम फेल हो जाते हैं, तो वहां पर डिबेट। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और बोलना चाह रही थी। बिल्कुल मैं दे दूंगा, चांस दे दूंगा, पैनल पे चांस दे दूंगा, सबको दूंगा, शैलेंद्र जी आपको भी दूंगा। बिल्कुल 1980 में इंदिरा जी एक बार फिर से लौटी थी और प्रदेशों में, राज्यों में कई सरकारें थीं। हैं? मुझे मालूम है, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। जिक्र नहीं होना चाहिए उसका जिक्र होगा भी नहीं। यकीनन हम प्रेजेंट में मौजूद रहेंगे। हाँ, बिल्कुल यही बताएंगे। पिताजी की बात तो करेंगे नहीं, वहां पिताजी ना होते तो तुम भी ना होते बेटा, तो पिताजी की तो बात करेंगे ही नहीं। हम बात तो इसी समय की करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे तो याद है, क्योंकि मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो मुझे तो 1980 भी याद है। और जब सरकारें बनी, उसके बाद जब सरकार बन के आई, तो फिर कितनी राज्यों में क्या सरकारें क्या स्थिति, वो भी मुझे मालूम है। मैं भूला कुछ नहीं हूं जी। बिल्कुल
इन्होंने लंबी लंबी स्क्रिप्ट पढ़ दी, जनता को बता दी। नहीं, अपनी बात कहने का तो हक है ना उन्हें। नहीं, बिल्कुल स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट ऐसे भी देख के पढ़ा जा सकता है, पढ़ दी इन्होंने। तो तैयारी आप भी करके आए होंगे। नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, तैयारी करके आया हूँ, लेकिन झूठी स्क्रिप्ट लेकर नहीं आया। क्यों कह रहा हूँ ये बता रहा हूँ। इन्होंने कहा भाजपा ऑपरेशन लोटस। चाचा जी, हरियाणा में इलेक्शन है, टिकट लीजिए, वहां लड़िए चुनाव, यहाँ डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस के तहत इन्होंने सरकार गिराई। मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछता हूं, अगर सीबीआई ईडी एक्शन लेती है तो वो कमल फूल लेकर जाती है कि अशोक स्तंभ लेकर जाती है? अगर ईडी एक्शन लेती है तो आपको नोटिस भेज के लेती है कि नड्डा जी के लेटर लेके पहुंचती है? मैं ये जो दोहरी और गुमराह करने की राजनीति है बंद कीजिए, चोरी घोटाले करना बंद कीजिए, ईडी सीबीआई के सपने दिखने बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ा दी और गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी। अपना शीश महल बनाते समय महंगाई नजर नहीं आई, अपने पर्दे लटकाते समय गड्ढे नजर नहीं आए, अपने आलीशान सोफा लगाते समय पानी भरता नहीं। आम आदमी पार्टी, देखिए, इन्होंने बात करी ईडी सीबीआई की, तो वाकई में वो लोटस लेकर तो नहीं जाती है, लेकिन सबको पता है कि वो किसके इशारों पर काम करती है। सबको खड़ा रहो वहीं पे, पिताजी की बात हो रही है अभी। सबको पता है कि ईडी सीबीआई किसके इशारों पे काम करती है। जितनी भी ईडी सीबीआई की रेड्स होती है वो विपक्षी नेताओं पे क्यों होती है, वो बीजेपी के नेताओं पे क्यों नहीं होती हैं? और जितने भी ईडी सीबीआई की जिन पे रेड होती है उन्हीं को ये शामिल कर लेते हैं और फिर वो दूध के धुले हो जाते हैं। वही ईडी सीबीआई वाले लोग जिन पे रेड होती है वो भाजपा शामिल हुए और वॉशिंग मशीन में धुले और वो सबके बाप साथ धुल गए। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने खुद प्रधानमंत्री जी का इनको वक्तव्य याद दिलाती हूँ। जब वो खुद प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद कहा था कि ईडी सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है। ये इनके खुद प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा। तो खुद ये पहले तो तय कर ले कि मोदी जी झूठ बोल रहे थे या सुप्रीम कोर्ट? जी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला। जी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था और आप पढ़ के आया करिए, आप बार बार यही चीज करते हैं। दूसरी बात, ये 10 साल का सारी जनता, अरे आप पढ़ के आया करिए, आप पढ़ के आया करिए, आप प्रवक्ता हो, प्रवक्ता हो आम आदमी पार्टी का। भाई भैया इधर आ जाओ, पढ़ के आया करिए, महिला प्रवक्ता हो आप, ऐसे मत बोला करो, प्रवक्ता है। दूसरी बात, अगर आप नहीं कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, अगर आप 10 साल का लेखा जोखा मांग रहा है मोदी सरकार से, तो मैं भी आम आदमी पार्टी की सरकार से मांग रहा हूं। यहाँ पे पिछले 7 सालों से वृद्धा पेंशन बंद है दिल्ली में, क्यों नहीं दे रही है सरकार? दिल्ली में आपकी है। बिजली का बिल आपने बढ़ा दिया, क्यों बढ़ाया? ये पूरा कचरा फैला हुआ है। जिस पार्टी का झाड़ू निशान है वो पूरे दिल्ली को कचरों का ढेर बना दिया है। पहले आप बोला करते थे हमारे पास एमसीडी नहीं है, 2 साल हो गए एमसीडी आए हुए, न वो कचरे का पहाड़ डाउन हुआ, न अब 2 महीनों के बाद वो पोल्यूशन की समस्या आ जाएगी। आप बताइए आपने क्या उस पर एक्शन लिया है? पानी में पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है, आप कहते हो कि हम नहीं कुछ कर सकते। एलजी साहब ने नाला नहीं साफ कराया, तो फिर आप बैठे क्यों हो यहाँ? राइट, वो क्योंकि चुना गया है इन्हें, इसलिए बैठे। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैंने बताया था 3 बीमारियां हैं, झूठ, भ्रष्टाचारी और बेईमानी। वो इस तरीके से अभी इन्होंने क्या कहा आकर के कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तोता है और दुनिया भर की तमाम चीजें। तो अभी सेबी चीफ के ऊपर जो आरोप लगे थे, ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, कोई नहीं जा रही जाकर के पूछे कि अडानी के साथ क्या रिश्ता है, लगाना चाहिए था ना जाकर के, क्यों नहीं जा रही है, कौन सा दबाव है? ये सब जानते हैं कि किसके इशारे पे कौन काम कर रहा है। और ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, जिस दिन सत्ता का परिवर्तन होगा, ज्यादा 4 राज्य के चुनाव हो जाएं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरेगी और इंडिया सरकार को जिन्होंने कहा था सांप नेवला, माननीय गृह मंत्री जी ने इंडिया अलायंस को सांप नेवला बिच्छू कुत्ता बिल्ली सब कुछ बोल दिया था, वो स्टेटमेंट ये भूल गए। जी आगे शैलेंद्र जी आगे आ जाइए। शैलेंद्र जी, पैनल के मैं हमें बोल देंगे तो आपको तो टिकट ही दिलवा रहे ना हरियाणा में। जी प्रतीक जी, विषय था एक सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ऐसा वक्तव्य देना, तुलना करनी, इसके 2 भाग में बड़ा ध्यान करने की आवश्यकता है। पहला, सांप से तुलना की और जो उसका विष,
तो जो विशेषज्ञ हैं जानवरों के, वो इस बात को प्रमाणित कर देंगे कि सांप हमेशा डसता है, अपनी सुरक्षा में डसता है, अपने आप किसी पे आक्रमण नहीं करता है। तो पहले तो तुलना करना ठीक समझ लीजिए, पहला। दूसरा, आप तुलना कर रहे हैं देश की आज के समय में सबसे बड़ी पार्टी की और सबसे पुरानी पार्टी। सोचिए आप, जो क्या लोकतंत्र को दिशा देने वाले 23 करोड़ लोग जो समर्थन देते हैं 2019 में, क्या वो सांप की मानसिकता वाले लोग हैं? 2024 में 23 करोड़ से ज्यादा लोग जो समर्थन देते हैं, क्या वो सांप की मानसिकता वाले लोग हैं? अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? और फिर कहते हैं कि समाज में कौन बांटता है। आप जो है देखिए, कोई एक राजनीतिक पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, तमाम कार्यकर्ता होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं, लेकिन अध्यक्ष, उसका मूवमेंट, उसका कंडक्ट, सबके लिए जो आचरण, सबके लिए जो है उसका विषय होता है जो है। तो कांग्रेस क्या समर्थन देना चाह रही है, क्या संदेश देना चाह रही है, ये इंपॉर्टेंट करने वाली है, पहली बात। दूसरा, आरक्षण की बड़ी बात कर रहे हैं ये लोग। दूसरा, इन्होंने अभी बात की जो सेबी की। अरे बेसिक में बता दूं, ईडी जो है भैया किसी के ऊपर रेड या कार्रवाई तब करती है जब प्रथम दृष्टया कोई एजेंसी शिकायत लेके जाती है। ईडी अपनी मर्जी से कभी किसी के घर नहीं जाती भाई, अब थोड़ा सीखिए, आपको इतनी समझ नहीं है। राइट, आई एम टेकिंग योर पॉइंट। पैनल में सारे लोग बोल चुके, अब जनता की बारी, जनता ही बोलेगी। सारे लोग बोल चुके, कांग्रेस का इसके बाद नंबर है। लेकिन 2013 में यही विश की बात एक बार और आई थी, आपको शायद नहीं ध्यान आया होगा। 2013 में बात कही गई थी, राहुल जी ने कहा था तब कि रात में मेरी माँ मेरे पास आई और उन्होंने कंधे पे मेरे हाथ रखा, तो मैंने कहा कि राजनीति जो है वो जहर है। 2013 में भी याद आ गया तुम्हें? अरे गजब आदमी है यार तुम तो। क्या नाम तुम्हारा? अमरीश चंद। काम क्या करते हो? हाँ, मार्केटिंग वाला आदमी याद रखता है वो, क्योंकि वो सब सारे हिसाब किताब रखता है, तो मार्केटिंग का आदमी तो ध्यान रखता है। 2013 में भी ये बात कही गई थी, लेकिन तब उन्होंने किसी संदर्भ में कही थी ये बात। जी बोलिए। मैं आया इधर से, किसने हाथ उठाया था सर? जी मैं आया। जी नहीं, ये वक्तव्य आया था और पेपर में हेडलाइन भी आई थी। हाँ, मुझे बिल्कुल ठीक याद आपने। जी बोलिए साहब। सर इनसे पूछना, आरक्षण लागू क्यों हुआ था, ये बता सकते हैं? आरक्षण लागू क्यों हुआ था? हर बार कहते बीजेपी खत्म करना चाहती, बीजेपी खत्म करे, आरक्षण लागू क्यों हुआ था, ये बताएं जरा। सामाजिक समरसता क्यों, कहाँ थी, खराब थी? हाँ? कौन खराब कर रहा था? कई लोग, जैसे कि नाम बताएं, ब्राह्मणवाद। हाँ, राहुल गांधी कौन है? जनेऊ ब्राह्मण, तो इनको पहले खत्म करना चाहिए। किसको? राहुल गांधी को। आरक्षण तो उन्होंने ही खत्म करा, ब्राह्मणवाद की वजह से तो आरक्षण आया था। आरक्षण तो इसी वजह से लाया। भाई देखो राहुल गांधी ने जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने जाति की बात नहीं करी। उन्होंने कहा मैं अपनी जाति नहीं बताऊंगा। जी ना बिल्कुल। देखिए साहब, किसी पे आक्षेप ना करिए आप। जी अरे मैंने पॉलिटिकल पार्टी के अरे हुजूर, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पे बात नहीं कही, आपने कुछ और बात कही, उस पर मैंने किया। जी जनाब, आपको आई विल गिव यू चांस। अत्रे साहब, देखिए बहुत ही दुखद है कि ये बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता के लोग यहाँ पे आकर के इस तरह की बात करते हैं और आपके चैनल पे उनको बोलने की छूट दी जाती है। राहुल गांधी, सुन लीजिए, सुन लो, देखो बात सुन लो। कोई बात है, क्या हो गया? क्या हिंदू विचारधारा की मानसिकता है आपकी? क्या विचारधारा कांग्रेस की? बेपहने के लौटे ब्रिटिशर्स का राज्यसभा ले रहे हैं भाई, और दरी बिचारा बीजेपी का कार्यकर्ता। ठीक एक मिनट बराबर एक मिनट शांत। जी देखिए, आज जो खड़गे जी ने जो बयान दिया है ना, मैं उसी मुद्दे पे। भाई देखिए हो गया बात, अब खत्म हो गई बात, मुद्दे पे आने दो। तुम यहाँ पे ना तो कुछ देखो ना कुछ सुनो, ये अच्छी बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। एक भी अभी तक ढंग की बात नहीं हो पाई जो मैं तुम्हें बताऊं। क्यों तुम अपनी यह वाली बात याद रखना, सांप की बात हो रही है, नेवले की बात ऐसा है ना, बूढ़े तोते नहीं सिखाए जाते हैं। देखिए, जो घोषित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खड़े हैं, उनका तो सामने से मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन तकलीफ इस बात की होती है जो खड़गे जी ने कहा है कि आज हमारी देश की जनता के मन में भी इस तरह से जहर घोल दिया गया है कि आज उनके मन में आज मुद्दे नहीं है जो ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि जनता का ध्यान भटका दो, मुद्दे से हटा दो, महंगाई से भटका दो उनको, बेरोजगारी का सवाल जो वायदा किया था उस पर सवाल नहीं करें। आज सवाल पूछ रहे राहुल गांधी की जाति का। राहुल गांधी की जाति वो है जिसने अपने पिता के टुकड़े जो है 20 टुकड़ों में अपने पिता का शव देखा, शहादत होते देखा। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी दादी की छाती में 36 गोलियां लगी हुई देखी, बावजूद उसके आज इस देश की सेवा करने के लिए वो है। तो उनकी जाति इस देश की देशभक्ति की जाति है, उस परिवार की
देशभक्ति की जाती है, देश सेवा करने की जाती है। मेरा आग्रह आप सभी से है कि दिस इज नॉट द वे। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। लो मैं नहीं 10 सेकंड का मैं आपको 1 सेकंड नहीं दूंगा। एक मिनट रुको। चूरन का तुमको मैं वार्निंग सुनो, तुमको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं बोलोगे तुम। जी बोलिए। देखिए, कभी कांग्रेस की सरकार क्या तुम्हें दिक्कत है? दादी को गोलियों की बात कर रहा है। अरे तू 36 मान जाएंगे। भाई तुम्हें या तो मैं थाने में कंप्लेन कर दूं तुम्हारी, तभी तुम मानोगे, और या तो चुपचाप खड़े रहोगे। इतने बड़े आदमी नहीं हो तुम, चुपचाप खड़े रहो। देखिए, मैं प्रतीक जी आज बहुत दुख हुआ मुझे आपके शो में इतनी बार। मैं माफी चाहता हूं। कभी दुख नहीं हुआ भाई। ये क्या है तुम्हें बोलने दो यार कांग्रेस को, आदमी को। और ये क्या करते हो बार बार? पसीना आ जाता है, हमें तो लगता ही नहीं हो तुम यहाँ ले। जो खड़गे जी ने कहा है, निश्चित तौर पे आज यहाँ पे कुछ 1-2-4 जो खड़े हैं, जिन लोगों ने विषैली बात कर रहे हैं, जो समाज में विष घोलने का काम। एक सेकंड लूंगा। नो एक मिनट रुको। नहीं कर सकते सर, ये जनता को विषैला कहेंगे। भाई ऋषभ एक मिनट। ऋषभ लेट हिम स्पीक। ऋषभ लेट हिम स्पीक। ऋषभ लेट हिम स्पीक। नहीं, आप इधर इधर नहीं ऋषभ, दिस इज नॉट द वे। ऋषभ सर आप इधर आए, मेरे पास आइए। ऋषभ, दिस इज नॉट द वे। लो ऋषभ तुम क्या कर रहे हो? 9871205883 9871205883 ये नंबर है, जिसमें एक माँ अपने बच्चे के लिए एक माँ अपने बच्चे। ऋषभ इससे चुनाव। ऋषभ यू आर डिस्टर्बिंग। 9871205883 ये नंबर है। एक चार्टेड अकाउंटेंट माँ जिसने अपनी नौकरी छोड़ी, अपने 18 महीने के बच्चे के लिए लगातार फंड रेज कर रही है, क्योंकि उसका बच्चा जो समाज का हिस्सा भी है, वो हिस्सा वो कलेक्ट नहीं कर सकती। 14.5 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन है, 14.5 करोड़ का। मसल डिस्ट्रॉफी से वो परेशान, इसलिए वो आती है। छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हो रहा है और रोज आके खड़ी होती है। मुझे तो नहीं समझ में आता, वो चुपचाप। मैंने इनसे कभी सवाल नहीं पूछा कि आप जो यहाँ पे होता है उसको देखती भी हैं। बोली मैं देखती नहीं हूँ प्रतीक जी, क्योंकि मैं फोकस्ड हूँ, मैं अपने काम में फोकस्ड हूँ। मुझे जो करना है मैं उस काम के लिए आती हूँ और मैं वही काम करके चुपचाप चली जाती हूँ। उसकी अंतरात्मा क्या कहती होगी और कितनी बार जार वो रोती होगी, इसका सहज अंदाज मैं देखता हूँ। कभी नहीं कुछ करती है, चुपचाप खड़ी रहती है। प्लीज मैं सबसे बहुत विनती करता हूँ कि वो जगह है जहाँ पे हमको धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। और नहीं दूंगा, किसी को जवाब देने के लिए तरीका वही है कि जवाब ही दिया जाता है, और बहुत विनम्रता के साथ। अत्र जी। देखिए प्रतीक जी, मैं अभी बात कर रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इनकी शैली है और जो जिस तरह की खड़गे जी ने कहा विशाली बातें करते हैं, उसी बात पे मैं आना चाहता हूं। क्या कभी 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, उससे पहले भी शासन रहा, इस तरह की जनता के बीच में से कभी आवाज आई? कभी भेदभाव की बातें आई? इस तरह की जनता में एक प्यार मोहब्बत का माहौल था, जनता में प्यार भाईचारे का माहौल था, जो भाईचारा आज इन लोगों ने खत्म कर दिया है। आप लोग विषय से मत भटकिए। ये जो चाहते हैं उस पे जनता ट्रैप मत हुई। देखिए, आज समय आ गया जनता को सरकार से सवाल पूछने का। समय है। 10 साल से ऊपर हो गया। जो वायदे किए थे, जिन्होंने जो महंगाई खत्म करने की बात करी थी, जो देश में भाईचारा हमारा खत्म हो रहा है, उस भाईचारे को क्यों नहीं हम गंगा जमुनी तहजीब को आपस में चल। राइट। एक मिनट। मैं आज तुम्हें एक चीज भी बात करना चाहता हूं तुमसे। उम्र में भी बड़ा हूं तुमसे, और बात दरअसल बड़प्पन की वही होती है कि बात सुनी जाए और अपने वक्त के इंतजार किया जाए, और दांव तभी लगाया जाता है जब वक्त आता है, उसका वक्त पे मिलता है। बहुत विनम्रता के साथ और बहुत सहजता के साथ जवाब दीजिए
और बहुत विनम्रता के साथ। जी प्रतीक जी, पहले बात तो ये विनम्रता भी है, शालीनता भी है, और ऋषभ तिवारी व्यक्ति विशेष नहीं है। जब बात जनता की आएगी, मैं खड्डे में मिल जाऊं परवाह नहीं, मुझे उनके लिए खड़ा नजर आऊंगा, ये मेरी नीति है। दूसरी बात, मैं इस डिबेट में आज शायद 2 साल हो गया मुझे करते हुए, कई बार ये जो हमारे आदरणीय दादाजी समान बाबा हैं, हमेशा मेरे बीच में बोलते हो। ये हमसे कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ। मैं बता रहा हूँ, उम्र में आप हमसे छोटे हैं। बता रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी जनता को टारगेट करके जहरीला विषैला नहीं कहा। मैंने कहा कि मैंने आज मुद्दा भी रखा, बिल्कुल, लेकिन इन लोगों ने जब जैसे आलोचना सुनी, जनता को जहरीला कहने लगे। इनके हरियाणा में इसका जहरीला सोच कहने वाले कहने लगे। दूसरी बात, हरियाणा में खड़ा होकर इनके पार्टी के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है वो जहर राक्षस है। किसने कहा? इनके खड़गे जी ने कहा अभी जहरीला। तो जितना भी उनकी बात हो रही है, बात उनकी हो रही है जो जनता के बीच में जहर फैला रहे हैं। जनता हमारी है, बीजेपी कहा हम जनता के बीच बीजेपी बोला, हम बीजेपी बोला। बीजेपी जो जनता में इस देश में जहर फैला रही है, मैं जनता के बीच का हूँ। मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी को कि इस देश में उपराष्ट्रपति कौन थे कांग्रेस पार्टी की सरकार में 2014 से पहले? हामिद अंसारी साहब। वाइस चांसलर बने कहाँ का? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बने। वो ईरान में भारत का एम्बेसडर बने, 10 साल उपराष्ट्रपति बने। जिस दिन कुर्सी पर से उतरे, कहने लगे हिंदुस्तान में डर लगने लगा है। जी मुझे मालूम है आप बहुत हल्ला मचाते हैं। आपसे मतलब आपसे नहीं है, आपसे मतलब आप तमाम सारे लोग हैं। हीटअप हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें संभालनी भी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपकी बात तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि मैंने तो कहा कि मैं तो वो बोलता हूँ, एक आईना रखता हूँ, एक आईना सामने दिखाता हूँ, और इस आईने में जो पीछे रखता हूँ, उस आईने में खुद की अपना चेहरा देखता हूँ। एक अच्छा ट्वीट आया राहुल गांधी का, और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, जो महिला, यानी उसका संदर्भ महिला अपराध की तरफ था, वो हमें एक समाज के तौर पे सोचने के लिए विवश करता कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। उन्होंने आखिर बदलापुर वाली बात भी कही, और उन्होंने कहा कि वो जब तक भीड़ या जनता सड़क पर नहीं आ गई तब तक वहाँ पे मजबूर किया, उनका कहना था सड़क, जनता का जो प्रेशर था उसने मजबूर किया कि अपराध को अपराध की तरह इंगित किया जाए। बहरहाल पश्चिम बंगाल की भी बात करी उन्होंने, जिक्र किया उन्होंने भी किया, जो बात है वही कह रहा हूँ। लेकिन आज का जो जिक्र था वो बात शुरू हुआ था जहर से और सांप से, वहां से बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि मैंने जिक्र सबसे पहले महिलाओं के ऊपर जो हो रहा है अपराध है वहां से बातचीत शुरू की थी। जी बीजेपी कहना चाहती है? धन्यवाद। जी प्रतीक जी, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनके साथ मैंने 4 साल पहले डिबेट का आगाज किया था। तब की बहुत पुरानी बात निकाल ली तुमने। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आगाज किया था, और मैं आज तक किसी से व्यक्तिगत रूप से कोई तीखा टिप्पणी करता नहीं हूँ, मेरा ये स्वभाव नहीं है। और लेकिन मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूँ जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। जनता के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो बीच में बोला, अगर कुछ बुरा लगा तो उसे दिल पे नहीं लेने का है। व्यक्तिगत मैंने किसी को, आपके बड़प्पन, आपके बड़े दिल का निशानी है। दूसरी बात, इन्होंने कहा जहर की बात कही, इनके अध्यक्ष जी ने, इन्होंने सांप की भी बात कही। आज अगर ये अच्छी वो बात मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको टोक रहा हूं, वो अच्छी तुलना नहीं है, बिल्कुल अच्छी तुलना नहीं है। ये बिल्कुल ये इस बात की ओर इशारा है कि ये गलत डायरेक्शन की बात है। डिबेट कई दफा मैं बाकी पैनलिस्टों से भी सीखता हूं, आपसे भी सीखता हूं, जनता से भी सीखता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अगर इनके अनुसार यहां खड़े कुछ लोग जनता नहीं एजेंडा है, अगर तो उस एजेंडा में अगर इनको जहर दिख रहा है, मानसिकता वाली जहर की बात कर रहा हूं मैं, अगर इनको जहर दिख रहा है तो ये जहर आज का नहीं, आपके द्वारा फैला गया तुष्टीकरण का जहर है, आपके द्वारा विकास ना करने का जहर है। ये वो जनता है, ये वो पार्टी है जो आपने जहर फैलाया, हमारे अंदर उसे हमने अमृत बनाया, आज वो अमृत स्वरूप जनता खड़ी है, हम अमृत देने का काम करते हैं। और लास्ट कंक्लूड करूंगा बड़ी सम्मान के साथ, सारे पैनलिस्टों को कहता हूं, अगर बात रेप की है, बात किसी चीज की है, जाति धर्म सरकार छोड़कर, मैं फिर कहता हूं हम बंगाल में भी खड़े हैं अगर आपके साथ नजर आएंगे, और महाराष्ट्र में भी खड़े नजर आएंगे। लेकिन एक जाति भी विषय निकला था, क्योंकि समय कम है, सबको कंक्लूड कर रहा हूं। जाति अगर आप जनता के घर टिंग टोंग करके पूछोगे तो आपको भी बतानी पड़ेगी, शर्मा के भाग नहीं जाओगे, ये कहना पड़ेगा आपको। राइट। मैं एक बात आप, क्योंकि मैं नहीं कांग्रेस, एक मिनट कांग्रेस का मैं कांग्रेस से पूछूंगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर किसी से मैं ये नहीं कहता, नाम जरूर बस इसलिए पूछता हूं क्योंकि एक परिचय का एक तरीका है, कहां से आए हो, क्या नाम है, क्या करते हो, ये बस कोई हम संग्रह नहीं करते।
और मैंने सारे लोगों का स्वागत किया, कोई भी संगठन हो, स्वागत है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है देश में, एकमात्र ऐसा शो है जिसमें अपनी बात करने के लिए जनता आती है, तो उसका कहीं से हो और मैं उसका दिल खोल के स्वागत करता हूं। और अगर आप इतने सहिष्णु नहीं है कि अपनी बात को सुनने के लिए भी आपके अंदर जज्बा नहीं है, तो फिर आप इस तरह का शो मत करिए। मैं बात सुनता हूं, समझता हूं, जहां गलत होता है उसी जगह तो टोक देता हूं कि देखो ये तुम्हारी बात गलत है, मैं नहीं लूंगा जी, इसलिए उस बात को क्लैरिफिकेशन ना हो। कांग्रेस जी, देखिए प्रदीप जी, आज के शो में मैंने एक अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी निश्चित तौर पे बड़े पुराने साथी हैं और हमारी एक संस्कार है, हमारी कांग्रेस पार्टी की एक शैली है और ख़ासतौर से राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उसका संदेश ये था कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हम लोग नफरत नहीं करते, हम लोग विश्व के जो फैलाने का काम करते हैं निश्चित तौर पे इनके खिलाफ है। आज इन्होंने पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, शो में किसी ने कुछ बोला, उसको मैंने अनसुना किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये शो खराब हो और अपने कुछ संबंध हमारे पुराने थे, लेकिन शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ेगी, नहीं रखेंगे तो दूसरा भी आपा खोल सकता है। हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं, आपको मैं बहुत अरसे से जानता हूं और आपका संयत है और आपकी सराहना भी है और आपने संयम रखा, नहीं खोया, इसके लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जनता है ना, ये यहाँ पे जो आपकी शो में जितनी भी जनता आती है कोई बहुत अमीर जनता नहीं आती है, बहुत मामूली से हमारी तरह साधारण परिवार के बहुत कुछ गरीब लोग भी हैं इसमें, या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हैं जो यहाँ पे पैदल घूम रहे हैं, आ गए हैं। ये बहुत बड़े इनके पूंजीपति धन्ना सेठ कोई नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई आता भी नहीं है, ठीक है। और इनके लिए मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन बार बार मैं क्या कहा, जो बीजेपी की शैली है, जो खड़गे जी ने कहा, मुद्दों से ध्यान हटाना, मुद्दों पे ना आने देना। आज खड़गे जी ने जो बोला वही बात हम बोल रहे हैं कि इनके नेता, इनकी विचारधारा के लोग देश में विष फैलाते हैं। उसको इन्होंने कर दिया कि कह रहे जनता, अरे जनता तो हमारी है, जनता की लोकतंत्र में आवाज विपक्ष उठाने का काम करती है, हमारी आवाज है, ये लोग हमारे हैं, हम इनके बीच के हैं। आप तो सरकार में बैठे हैं, आप तो जनता के लिए जो गलत निर्णय ले रहे हैं, जो जनता के विरोध में निर्णय ले रहे हैं, उनकी आवाज उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। राइट प्रतीक जी, ये बड़ी जो है सामाजिक समरसता की बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल से रिलेट कर देता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आता है कोटे के अंदर, कोटे का फैसला आरक्षण में जो है, तो उन्होंने क्यों ये फैसला किया, क्योंकि एक जो कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है वेरी शॉर्टली, जिसमें ये साक्ष्य है कि आरक्षण का लाभ देश में जो है सिर्फ 4 जातियों को मिल रहा है, जो चाहे एससी में, चाहे एसटी में, चाहे ओबीसी में। तो अगर उनका नेक्सस ना ब्रेक हो जाए, इसलिए क्या नाम जो है उस फैसले का भी आप विरोध कर रहे हैं, तो ये सामाजिक समरसता दिखा रहे हैं। राइट, मैंने कहा कि उस पर बातचीत करेंगे।